हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11th का जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो 11th का फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। एंड ये जो नोट्स है मैंने बना के रखा आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। ठीक है, तो आज मैं 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वो हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये 3 या 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया थोड़ा। तो आज थोड़ा सा देखेंगे टॉपिक, बाकी और 4 वीडियो में भी इसको कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट चैप्टर को। तो ये वीडियो अभी इस चैप्टर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे मेरे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि आगे 11th के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, 12th के भी वीडियोस बनाऊंगा फिज़िक्स के रिलेटेड, एंड अगर मैथ्स से रिलेटेड भी हो सके तो बनाऊंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं फिज़िक्स का बना रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो अगर आप लोगों के रिलेटिव में या ब्रदर या सिस्टर कोई 11th या 12th में है तो उन लोग को मेरे चैनल का लिंक भेज दीजिए एंड उन्हें बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकॉन बटन भी दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले आपको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो चैप्टर का नाम क्या है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है 11th का फर्स्ट चैप्टर, 11th। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में बात करो, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यूनिट्स होता है क्या। देखो यूनिट्स क्या होता है, सपोज़ कर लो हमको लेना है गेहूँ। तो हम राशन की दुकान पे आके क्या बोलेंगे कि हमें 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो जो भी है, बोलेंगे इतने किलो गेहूँ दो। तो जो किलो हुआ वो किसी की यूनिट हुई गेहूँ की। अगर हमको ऑयल लेना है या दूध लेना है दूध वाले से तो क्या बोलेंगे 1 लीटर 2 लीटर दूध, तो वो लीटर उसका यूनिट हो गया। तो हर चीज़ का एक ना एक यूनिट होता है, हर चीज़ का। अगर सपोज़ करो अगर मैं एज की बात करूँ तो हम लोग क्या बोलते हैं 16 ईयर ओल्ड 20 ईयर्स ओल्ड ऐसा बोलते हैं। तो जो ईयर हो गया वो किसका यूनिट हो गया, एज का। ठीक है, तो हर चीज़ का यूनिट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़े बहुत यूनिट्स देखेंगे, और यूनिट्स तो आके बहुत होते हैं बट ये चैप्टर में थोड़ा सा यूनिट देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेजरमेंट क्या होते हैं, मेजरमेंट मतलब सपोज़ करो अगर मुझे ये पेन को स्केल से मेजर करना है तो उसको क्या बोलेंगे मेजरमेंट। वो सिंपल जो हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को भी कि ये इतना मीटर लंबा है, ये इतना मीटर चौड़ा है, ये इतना एरिया है, वॉल्यूम है, हम लोग देखते हैं ना, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूनिट्स। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो फिज़िक्स है, जो फर्स्ट चैप्टर हम फिज़िक्स जो पढ़ रहे हैं उसका तो देख लेते हैं। कि बहुत से स्टूडेंट मानते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड है, बट अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो आप लोगों को मैं एकदम इजी वे में समझा के दिखाऊंगा फिज़िक्स का हर चैप्टर। एंड हर नोट्स मेरा ये पूरा आप लोग लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो आप लोग अपना नोट्स। एंड मैं हर इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा, तो देखते रहिए वीडियो। फिज़िक्स, तो फिज़िक्स इज़ नथिंग बट, देखो साइंस जो है, साइंस आप लोग 10th करने के बाद आप लोग के माइंड में आएगा 3 चीज़। क्या, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। और भी लोगों के माइंड में दूसरा कुछ आया होगा बट ज़्यादातर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है वो लोग के माइंड में 3 ही चीज़ आती। सॉरी, हाँ 10th हुआ, ये 10th होगा, सॉरी। 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में भी बहुत सारे आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसका बायो रहेगा उसका बायो, मैथ्स जिसका मैथ रहेगा उसको मैथ्स। ठीक है, तो साइंस में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। तो जो सपोज़ करो फिज़िक्स किसका ब्रांच है, साइंस का। केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, साइंस का। तो फिज़िक्स का डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके का रहेगा, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। समझ में आया, साइंस का ब्रांच है ना वो। अभी जैसे हम लोग देखें विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। फिज़िक्स के लिए किसके लिए हम लोग डील्स करते, स्टडी ऑफ मेजरमेंट करते। फिजिकल थेरीज भी देखते हैं, इसके अंदर कुछ थेरीज भी रहता है, मेजरमेंट भी रहता है, वो सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये है उसका डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। सेकेंड, यूनिट्स। यूनिट्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हर चीज़ का यूनिट होता है।
तो उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी, सपोज करो कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि मैंने गेहूँ और दूध का एग्जांपल लिया, वैसा कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है, लेंथ, मास, टाइम। अभी ये सब फिजिक्स में हम लोग ये सब बात करेंगे, दूध, गेहूँ, सब मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसा रियल में लिखना मत, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझे, ठीक है। तो यूनिट्स का समझ में आया कैसे होता है। अब यूनिट तो देखो हर कंट्री में अलग अपना अपना यूनिट होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ से सामान वहाँ जाता है, यहाँ वहाँ का सामान यहाँ आता है। सपोज़ करो अमेरिका का सामान यहाँ आता है, हमारा सामान, इंडिया का सामान कहीं और देश में आता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी यूनिट होता है कि भाई तू इतना किलो मेरे को ये दे, तू इतना लीटर मेरे को ये दे, कितना पाउंड मेरे को इतना दे। तो हर चीज़ का उनका भी यूनिट अलग होता होगा, हमारा भी यूनिट होता अलग होगा। तो देर आर 3 यूनिट, दैट इज़ CGS यूनिट। फुल फॉर्म क्या है CGS का? सेंटी, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेकंड क्या है? MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। FPS थर्ड वाला, फुट, पाउंड, सेकंड। तो हर कंट्री का अलग अलग होता होगा। तो ये 3 चीज़ अभी दिखे, बट हर कंट्री ने एक मिल के बैठ के सोचे है कि क्यों ना एक ही यूनिट जो पूरे कंट्री वाइज, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट हो, ताकि कुछ वो ना हो सको, कम ज़्यादा हो ना हो सको, क्योंकि ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर ले रहा, कोई फुट ले रहा। तो इसलिए हर कंट्री ने मिल के बैठ के एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है SI, फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा, नेशनल का मतलब हमारा इंडिया, और इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया, ठीक है, समझ में आया। तो हम फिज़िक्स में जो भी बात करेंगे वो कौन सी यूनिट में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये SI यूनिट, ठीक है। ये 4 टाइप के यूनिट है जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे। फिज़िक्स का पूरा सिलेबस जो भी है वो है सिस्टम इंटरनेशनल, तो याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया 4 टाइप का यूनिट। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब समझाना, कोई भी चीज़, सपोज करो लेंथ, मास, टाइम, जो भी है, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब देखेंगे आप लोग आगे, टेंशन मत लो इतना। अभी फ़िलहाल के लिए बस याद रखो क्वांटिटी कोई चीज़, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब ये की है कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अभी सपोज़ करो हम लोग जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हम उनसे पैसा लेते, उनसे पैसा लेके स्टडी करते या जो भी करते, तो हम उनके ऊपर डिपेंड है। जिस दिन हम अपने कमाई से चीज़ें लेने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम लोग फंडामेंटल हो जाएंगे, ठीक है, जब पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या हमारी शादी हो जाएगी तब, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखा है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। डू नॉट डिपेंड का मतलब एक क्या और हो सकता है? इंडिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, है ना। सपोज करो लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट मास होता है। अभी हम लोग देखेंगे 7 तरह का एक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, वो हम लोग को ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब समझा आप लोगों को? फंडामेंटल का मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, जिसका खुद का क्वांटिटी, जिसका खुद का यूनिट होता है, जिसका खुद का क्वांटिटी होता है, वो किसी से लेता देता नहीं है, ठीक है। तो उसको बोल देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। आगे एक और चीज़ आएगा डिराइव क्वांटिटी, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड होता है, जो किसी से लेके मेजर क्वांटिटी बनाता है या यूनिट्स बनाता है, ठीक है। ये समझा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? वही क्वांटिटी का, अगर क्वांटिटी सपोज कर लो लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो बस फंडामेंटल यूनिट वही होता है। द यूनिट्स विच यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। देख लो पहले ये, उसके बाद समझेगा आप लोगों को। कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। लेंथ, मास, ये याद करना पड़ेगा ये टेबल आप लोगों को, क्योंकि ये अगर ये अब आप लोगों को 12th में भी काम आएगा। अगर आप समझेंगे कि 11th के लिए बस याद कर लो तो बस हो जाएगा, नहीं, 12th में भी आएगा, इसलिए इसको एकदम पक्का कर लो। एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने खुद के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। ये जो टेबल है मेन क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर,
इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, देखो एसआई यूनिट में ही बात करेंगे हम लोग, मैंने बताया था जितने भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे किसी के बारे में बात करेंगे एसआई यूनिट में, और किसी भी यूनिट में बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेंथ किस में होता है, मीटर, उसको सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, है ना, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर मत लिखना, मतलब मीटर लिखेंगे चलेगा, लेकिन सिंबल्स हम लोग यूनिट को दिखाते हैं। सपोज करो अगर मेरे को लिखना है 1 मीटर, ये है, ये इधर से लेकर इधर तक है 1 मीटर, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा 1 मीटर। ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ज़्यादातर कोशिश करो कि ऐसा लिखो 1 एम, एम का मतलब क्या है, मीटर, कोई भी इंसान समझ जाएगा, ठीक है, समझा। तो लेंथ हो गया मीटर, एम जिसको सिंबल करेंगे एम से। मास, मास मतलब वेट ही होता है, मास मतलब क्या होता है, वेट होता है। वेट किस में देखते हैं हम लोग, किलोग्राम, ये भाई मेरा इतना किलो है, इतना वो है, इतना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो मास वही होता है, वेट के ऐसे ही होते हैं। किलोग्राम क्या होता है, केजी। आगे हम लोग देखेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है, जब एक ही होता है तो डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस याद रखो मास क्या होता है, वेट ही होता है, उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। सिंबल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 केजी। अगर केजी लिखना है मेरे को तो कैसे लिखूँगा, 2 केजी, 3 केजी, ऐसा लिखा रहता है ना, शायद आप मॉल उल में गए होंगे तो आप लोगों को दिखा होगा, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो मास किलोग्राम, सिंबल क्या है, केजी। टाइम सेकंड में होगा, एस में होगा, हावर में भी होगा, मिनट में भी होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है टाइम का, सेकंड, ठीक है। हावर में दिया रहेगा या मिनट में दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल जितना जो बता रहा हूँ उतना ही देखो, ठीक है। लेंथ का मीटर एम से दिखाएंगे, मास का किलोग्राम केजी से दिखाएंगे, टाइम का सेकंड एस से दिखाएंगे, एस मतलब टाइम, टेम्परेचर का केल्विन दिखाएंगे, के से दिखाएंगे, कभी कभी सेंटीग्रेड में भी दिखाएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है टेम्परेचर का, के से सिंबल इसका। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किससे दिखाएंगे, एम्पियर, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, करंट की, एम्पियर, सिंबल क्या है इसका, ए, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये में मोस्टली कम आता है, बट फिर भी याद कर लो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला रहता है ऐसा यूनिट, और सिंबल है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मोल, सिंबल क्या है, MOL, मोल, ऐसा यूनिट भी मोल है और सिंबल भी मोल है, बस ई नहीं आएगा सिंबल में, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये समझिएगा आप लोग को फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, द यूनिट्स विच यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी देखे हैं यहाँ पे आप लोग को, तो ये देखो लेंथ का मीटर, मास का केजी, तो जितने भी है सबका एक अपना यूनिट है, एक अपना मतलब क्या बोलेंगे, यूनिट है एक अपना, कोई किसी का यूनिट लेके नहीं बना है कि अगर लेंथ का मीटर पर केजी, मीटर केजी, ऐसा तो नहीं ना, लेंथ का क्या मीटर, कि मास का क्या केजी, खुद का अपना एक यूनिट है। बट आगे हम लोग देखेंगे ना, तुम लोग को बता देता हूँ, आगे शायद नहीं, आगे अगर सपोज़ करो मैं बता देता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे देखो मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी का आता है और एक आता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होता है कि जो 2 यूनिट बन के जो बनते हैं ना उसको बोलेंगे डिराइव यूनिट। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रख लो, ठीक है। स्पीड तुम लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, बता देता हूँ, तुम लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे फ़िलहाल वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी का भी मतलब एक ही होता है, स्पीड की तरह ही होता है, क्या डिफरेंस रहता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो उसका होता है डिस्टेंस नहीं आएगा वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे बाद में, और टाइम का तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी सेम रहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहता है, क्या डिफरेंस रहता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि ये और ये सेम रहता है। क्यों, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग किस में नापते हैं, बताओ, डिस्टेंस हम लोग किस में नापते, मीटर में, है ना। लेंथ नापते ना, डिस्टेंस कितना भाई ऐसा नापते तो मीटर में। टाइम किस में देखते हम लोग, अभी बताया था, सॉरी, टाइम किस में देखते हैं, सेकेंड में, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, समझा। डिस्टेंस क्या है, मीटर
टाइम का क्या सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, स्पीड की यूनिट आ गई। अभी वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग किस में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस में लिखते हैं, मीटर में, टाइम को सेकेंड में। तो यूनिट क्या आई, सेम आई कि नहीं आई, यूनिट इसकी क्या है मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर में आया, सेकेंड में आया, 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट, एक क्वांटिटी का हो गया। तो ये क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी। समझ में आया अभी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट, मतलब वो खुद का उसका यूनिट रहेगा। लेंथ है तो उसका रहेगा मीटर। लेकिन डिराइव क्वांटिटी क्या है, जो 1 या 2 या 3 यूनिट से मिलके बनी हो, मतलब कि जो डिपेंड रहे किसी के ऊपर। ये देखो वेलोसिटी, मीटर भी आ रहा है इसके अंदर, सेकेंड भी आ रहा, तो ये क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी। समझ में आया? अगर नहीं समझा तो रिवाइज वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है, समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 क्वांटिटी आप लोग को याद करना पड़ेगा, उसकी यूनिट और उसका सिंबल भी याद करना पड़ेगा। साइंस लिए हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी है उधर डिराइव क्वांटिटी, मैं बता दिया डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है। डिराइव क्वांटिटी में हम लोग आते हैं क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, पैसे के लिए या जो भी चीज़ के लिए हम लोग डिपेंड है। जिस दिन हम कमाने लग जाएंगे हम शायद इंडिपेंडेंट हो जाए, बट अभी के लिए फ़िलहाल डिपेंड है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे दिखा दिया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। या एस को ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि नीचे अगर है तो 1 को हम लोग, यहाँ पे 1 है लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है, ठीक है, 1 है यहाँ पे दिखाते नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एस को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करेंगे, अगर यहाँ पे सपोज करो 1 था तो यहाँ पे -1, यहाँ पे अगर -1 था तो ये नीचे लिए तो +1 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होगा जब भी हम लोग ऊपर नीचे करेंगे कोई भी चीज़ को। सपोज करो A/B है तो मेरे को B को ऊपर लेना, तो ले लो B को ऊपर, लेकिन कैसा आएगा, -1 आएगा। अगर सपोज करो A/B² है तो B क्या है, स्क्वायर है, प्लस मतलब +2 है, तो B को मेरे को ऊपर लेना, क्या करूँगा, -2, ठीक है। साइन चेंज होगी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। समझ में आया? होप आप लोग एक बार फिर से समझा रहे। तो देखो सपोज़ करो A है, यहाँ पे B क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो क्यूब किस में, ये प्लस में है ना, प्लस हम लोग दिखा रहे, अभी नहीं दिखा रहे ना, बट प्लस तो है ना, ठीक है। तो अभी मेरे को B ऊपर लेना है, तो कैसे लूँगा, B ऊपर ले लिए। अभी ये 3 जो है ना प्लस में है ना, इसको माइनस में कर दो। अगर सपोज़ करो ये अगर माइनस में रहता तो क्या हो जाता, वो प्लस हो जाता। समझ में आया? तो ऊपर नीचे करने से जो पावर है वो उसका साइन चेंज होता है। ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो नोट्स तो ये नहीं है, ये है नोट्स, ठीक है। समझ में आया? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, समझ में आया डिराइव क्वांटिटी। अभी हम लोग देखें फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। मास किस में देखते हैं हम लोग, याद करो मास किस में देखते हैं, मास किस में देखते, देखो मास केजी में, केजी। वेलोसिटी किस में देखते हैं, अभी यहाँ पे देखें, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये भी डिराइव क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। द अबाउट 2 यूनिट्स आर डिराइव यूनिट्स। समझ में आया? होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देखो, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि मैं एकदम ईजी वे में आप लोगों को समझा के दिखा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या फास्ट समझा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या कैसा नहीं, आप लोग क्या फेस कर रहे हो, या समझ में आ रहा है तो समझ ये भी लिखो कि हाँ, पॉजिटिव कमेंट भी रखो, और नेगेटिव कमेंट अगर आप लोग को लगता है तो कुछ करो, तो मैं उसको शायद ओवरकम कर सकता हूँ, ठीक है। बट अब मैं जितना हो सके अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 है, वो हम लोग देख लिए। डिराइव क्वांटिटी में भी कुछ डिराइव क्वांटिटी जो है, इसके अंदर भी एक टेबल है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में या शायद देखेंगे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल नहीं आया, बट अभी फ़िलहाल के बस ये टेबल याद रखो फंडामेंटल क्वांटिटी का, ठीक है। अभी एक और यूनिट आता है, फंडामेंटल यूनिट हो गया, डिराइव यूनिट हो गया, अभी एक और यूनिट आता है तीसरा, जो लास्ट है शायद, ठीक है। तो क्या है वो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
ठीक है, मोस्टली ये बहुत कम आता है बट फिर भी देख लो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू मोर यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल जिसको डी थीटा से दिखाते हैं, सॉलिड एंगल जिसको डी ओहम से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? ओहम पढ़ते इसको। ठीक है, ओहम पढ़ते। साइंस में से बहुत से चीज़ है जिसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा, अल्फ़ा, इसको बीटा, है ना, गामा, ऐसा हम लोग पढ़े, शायद 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो इसको क्या बोलते हैं? ओहम। ठीक है, इसको बोलते हैं ओहम पढ़ते। ठीक है, तो ये हो गया। दो टाइप का यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट में। प्लेन एंगल का मतलब आ गया, मतलब कोई एंगल, कोई डिग्री का एंगल रहेगा ना, ये देखो ये एंगल, तो डी थीटा। सॉलिड एंगल मतलब सॉलिड में भी कोई एंगल होगा, इसलिए यहाँ पे डी अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, देखो अभी फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेन एंगल का। देखते हैं, देखो प्लेन एंगल और क्या है, सॉलिड एंगल। सिंपल एकदम वर्ड में आप लोगों को समझाओ प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में। प्लेन एंगल का मतलब होता है 2D, मतलब कि एक्स और वाई में खाली रहेगा 2D। देखो ये बी से ए में जा रहा है या ए से बी में आ रहा है। ठीक है, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है। बट सॉलिड एंगल में क्या है, 3D मूवी देखते हैं ना आप लोग, शायद मूवी देखते होंगे बट मत देखा करो, जितना हो सके पढ़ाई किया करो। ठीक है, तो 3D मूवी शायद बचपन में आप लोग देखो, मैं भी देखा हूँ। तो जो 3D मूवी होता है, 3D जो होता है वो तीनों डायरेक्शन में रहेगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो 3D देखो, 3D लग रहा भी है, और ये कैसा लग रहा, 2D, है ना। इसके पीछे का नहीं दिखा रहा है क्या है क्या नहीं, इसका दिखा रहे हैं, तो ये हो गया 3D। समझ में आया? प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, 2D, और सॉलिड एंगल का मतलब होता है 3D। समझा? अब प्लेन एंगल का देखो, प्लेन एंगल जो है उसको डी थीटा से दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। अभी आप लोग पूछेंगे ये क्या है डी एस, ये क्या है यार? देखो सिंपल, ये ओरिजिन है। ठीक है, एक यहाँ से स्टूडेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान यहाँ से चल के सर्कल में चल रहा है, वो यहाँ पे ओरिजिन है उसका। मतलब यहाँ पे ऐसे सपोज करो, यहाँ पे है वो खींचना, हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टर से ऐसा खींचते हम लोग, सर्कल बनाते, तो वही समझ लो। यहाँ से कोई इंसान यहाँ पे सर्कल में चल रहा है, सर्कल में, नॉट सीधा नहीं चल रहा है, सर्कल में चल रहा है। तो बी से ए पे जा रहा है। ठीक है, सपोज करो वो उसने कवर्ड किया डिस्टेंस ds। ठीक है, कितना कवर्ड किया, ds। अभी आप लोग बार बार बोलेंगे ये प्लेन एंगल है तो मतलब थीटा है, तो ये d क्या है? यहाँ पे भी सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल हो गया मतलब ओएम। तो ये डी क्या है? यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अगर या डिस्टेंस बोलो तो वो ऐसे, तो ऐसे तो डी एस क्यों लिख रहा है ना? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अराइज हो रहा होगा। तो देखो याद रखना, फिजिक्स में कभी भी जो डी आता है ना, डी, सपोज करो डी ए या डी एस या डी थीटा या डी अल्फ़ा, जो भी आए, जो डी के साथ आता है ना, तो डी का मतलब होता है स्मॉल। समझ में आया क्या होता है डी का मतलब? स्मॉल। अगर डी एरिया है तो स्मॉल, डी ए का मतलब हो गया स्मॉल। एरिया का मतलब, ए का मतलब क्या होता है, एरिया। डी ए का मतलब होता है स्मॉल एरिया। एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोलो। तो डी एस का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। एंगल का मतलब क्या होता है, टीटा। तो डी टीटा का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंगल। समझ में आया? तो फिजिक्स में आप पूरे 11th-12th के फिजिक्स में पूरा याद रखना, डी का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, और डी का एक और मतलब होता है, अभी आप लोग बोलेंगे बार बार कितने, डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ये आप लोग को मैथ्स में पढ़ेंगे। आप लोग डिफ्रेंशिएशन एक चैप्टर है, इंटीग्रेशन भी एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे, आप लोग समझेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए इसका यूज़ इतना नहीं हुआ, इसलिए बस याद रखो डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, और डी का मतलब होता है, कोई अगर पूछे है क्या वो, तो वो होता है स्मॉल डी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होता है और डी का मतलब स्मॉल होता है। अगर किसी के साथ है तो वो स्मॉल है। ठीक है, समझा? आप लोग को ये सब समझा रहा हूँ, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, अल्फ़ा ओहम ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वीडियो मेरा देख के नोट्स उतार लेंगे, बट ये चीज़ें आप लोग को अपने माइंड में बैठाना होगा। ये आप लोगों को नोट्स में नहीं बनाना होगा, आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा। इंशाल्लाह बैठेगा भी। ठीक है,
तो प्लेन एंगल क्या होता है, डी थीटा, फॉर्मूला क्या है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय आर। आर क्या है, रेडियस। ये सर्कल है ना, मैंने बताया था ये सीधा नहीं चल रहा, ये कैसे चल रहा, सर्कल में। तो ये क्या हो गया, इसका सर्कल है ना ये, तो क्या हो गया, ये रेडियस, तो आर। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन रेडियस। तो वो इसी फॉर्मूले को उसने डेफिनेशन बना दिया प्लेन एंगल का। ठीक है, देखो दिस इज़ द रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन। रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन। दिस इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। ये क्या है, आर्क है ना, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है ना, इसलिए मैं बोला पहले सर्कल में चल रहा है ना, सीधा नहीं चल रहा है, सर्कल में चल रहा है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है, डी एस हो गया, 2, ये हो गया मतलब डिवाइड बाय, 2 का मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। समझा, ठीक है, ये समझा प्लेन एंगल, हाँ ठीक है, ये समझा। अब प्लेन एंगल को किस में देखते हम लोग, बेसिकली डिग्री में देखते थे, हाँ 10th में देखते थे, बट अभी 11th में एंगल को डिग्री में नहीं देखते, अभी इसको देखते हैं रेडियन में। किस में देखते हैं, याद कर लो, हाँ याद करते जाओ, रेडियन। इट इज़ मेजर इन रेडियन, आर ए डी से इसको सिंबल करते हैं। आगे यहाँ पे देखे थे हम लोग, मीटर को सिंबल किससे करते हैं, एम से, तो रेडियन को सिंबल करेंगे आर ए डी से, रेड से। समझ में आया, तो इट इज़ मेजर इन रेडियन। जब अभी तक तो आप लोग डिग्री जो एंगल है वो डिग्री में देखते हैं, बट अभी देखेंगे आप लोग रेडियन में। एन एंगल टीटा इन रेडियन इज़ डिनोटेड एज, तो एंगल को हम लोग टीटा सी लिखेंगे। सी क्यों लिखेंगे, ताकि हम लोग को तो मालूम है रेडियन में, कोई दूसरे वाले को भी मालूम है, बट अभी कोई दूसरा आ जाए तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा डिग्री में लिखा है या रेडियन में लिखा है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। सी का मतलब क्या हो गया कि वो रेडियन में है। समझ में आया, सी का मतलब क्या हो गया, वो रेडियन में एंगल है। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिग्री हम लोग को कोई भी चीज़ मिलेगी डिग्री में मिलेगी, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस याद रखो कि उसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, अब सॉलिड एंगल वही मैंने बताया था, ये 2D है, ये 2D है, तो ये 3D है। बस इसका भी देख लो, इसका भी फॉर्मूला देख लो, क्या फॉर्मूला, ओहम इजिकल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए का मतलब बताया था, ए का मतलब क्या होता है, एरिया, डी आ गया तो मतलब क्या आ गया, वो स्मॉल एरिया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया, भूलना मत, उसका फॉर्मूला अलग है प्लेन एंगल का, और सॉलिड एंगल का एंगल अलग है। ठीक है, समझा, प्लेन एंगल का डी एस अपॉन आर है और इसका डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इसका फॉर्मूला जो हम लोग पीछे देखे उसका डेफिनेशन बना दिया। इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ अ पोर्शन, ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, मतलब वो स्फीयर है, यहाँ ये सर्कल था, ये क्या है, स्फीयर। यहाँ डिफरेंस याद रखना, प्लेन एंगल में एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कभी कभी, प्लेन एंगल में क्या है, वो सर्कल है, और सॉलिड एंगल क्या है, स्फीयर में। तो एरिया ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस का स्फीयर का रेडियस और स्क्वायर में। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं डी ए अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया, इट इज़ मेजर इन स्टे रेडियन। पहले वाला जो प्लेन एंगल में हम लोग क्या देखे थे, रेडियन देखेंगे थे, बट अभी क्या देखेंगे, स्टे रेडियन में। इट इज़ मेजर इन स्टे रेडियन। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग बोलेंगे नहीं याद कर, नहीं हो रहा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस लिए हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड इतना वो मत लो कि बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, आप लोग को हार्ड लग रहा है बट बहुत ईजी है यार, मैं बता रहा हूँ। बस आप लोग मेरा वीडियो देखते जाइए, एंड जितने भी आप लोग के रिलेटिव में हो तो उन लोग से आप मेरा चैनल से शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टे रेडियन, इसका सिंबल क्या होगा, SR। ठीक है, उसका क्या था, RAD, रेड, और इसका क्या था, S और R। ठीक है, समझ में सिंबल। स्फीयर ऑफ रेडियस R हैज़ अ सरफेस एरिया। अच्छा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये आप लोग 10th में पढ़े थे, याद है, 10th में पढ़े होंगे या पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं। तो उस स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया क्या है, ये बता देता हूँ, 4πr²। ठीक है, याद कर लो, स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो एरिया मिल गया हम लोग को, तो एरिया यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, R² ऐसे लिखा, डी ए को 4πr²। समझ में आया, कुछ नहीं किया, एरिया का बस फॉर्मूला लिख दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है,
4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई बचा खाली। और वो हमको हम लोग बाजू में रेडियन यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा ना। अगर सपोज़ करो लेंथ है मुझे 1 मीटर, तो 1 मीटर में कैसे लिखूँगा बताओ ना। 1 मीटर में क्या मैं ऐसा लिख दूँगा 1, नहीं मीटर भी लिखना पड़ेगा ना, 1 m, एंड 1 m का मतलब 1 मीटर। तो वैसे ही 4 पाई बचा तो खाली 4 पाई लिखूँगा, नहीं एस आर भी लिखना पड़ेगा ना। क्यों एस आर लिखना पड़ेगा? क्योंकि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? एस आर। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ नोट चीज़ मैं लिख के देखो ताकि आप लोगों को माइंड में बैठा लो, याद कर लो। माइंड में बैठाओ मत, याद कर लो, ठीक है। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन। मैंने पहले बताया था कि जो रेडियन में हम लोग एंगल जो भी देखेंगे हम लोग किस में देखेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में तो हम लोग को मिलेगा नहीं, डिग्री में मिलेगा। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो यहाँ पे इसलिए बताया, यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन। समझ में आया? ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और एक और चीज़ याद रख लो, 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। ये जो 1 जो एक लकीर जो लिखी ना यहाँ पे ऐसा करके, इसका मतलब होता है मिनट, और 2 अगर रहेगा ना यहाँ पे तो उसका मतलब होता है सेकेंड। अगर 3 रहेगा ना, अगर आप सपोज करो 3 रहेगा तो उसका मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब होता है मिनट, सॉरी इसका मतलब होता है मिनट सेकेंड, हाँ मिनट सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब होता है सेकेंड, मिनट और सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट इसलिए आया क्योंकि यहाँ से मैं समझ गया, ये अगर 1 है तो मिनट है, तो 60 मिनट। 1 मिनट, क्यों 1 मिनट? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने बोला 1 मिनट। यहाँ पे 2, 60 सेकेंड। समझ में आया कैसे पढ़ने का? अगर 1 है तो मिनट, 1 है तो मिनट, 2 है तो सेकेंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, समझा? ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया, माइंड में याद कर लो। 1 डिग्री इज इक्वल टू द पाई बाय 180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, समझा? अब यहाँ पे ना कुछ रूल्स है ऐसा यूनिट लिखने के लिए। ऐसा यूनिट कब लिखते हैं मालूम है आप लोगों को? बता देता हूँ। ये देखो, लेंथ को हम लोग में सपोज़ करो 1 मीटर है तो मीटर बाद में लिखते हैं। सपोज़ करो केजी को हम लोग लिखने गए तो 2 केजी, ठीक है। मास, सॉरी यहाँ पे मास आएगा। मास को सपोज़ करो 2 किलो है तो 2 केजी। समझ में आया ऐसा? तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट। समझ में आया? ठीक है। तो यूनिट लिखने का कुछ रूल्स है जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को कैसे यूज़ करेंगे? बेसिकली इसका ये हो गया, क्या बोलेंगे इसको, रूल ही समझ लो। ये एसआई यूनिट लिखने का रूल है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज़ 8 यूनिट, सॉरी 8 रूल है जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा समझो मत 8 रूल है तो बहुत हार्ड है, नहीं, बहुत ईजी रूल है, जस्ट आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? सिंपल है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। समझ में आया? ठीक है। इंग्लिश तो इतनी आती होगी बट नहीं आती जिसको, जो उर्दू मीडियम से शायद पढ़ा हो, मेरा ब्रदर एंड सिस्टर, अगर मैं भी उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो उन लोग को बता दूँ। इसका मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब सबसे लेंथ, मास, टाइम जो भी हो, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? उसके यूनिट को उसके यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल से। समझ में आया? सपोज़ करो अगर मुझे लिखना है मास लिखना है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा मास को? केजी से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा था, देखो केजी, ठीक है। लेंथ को किस में देखते हैं? एम लिखूँगा, सिंबल लिखूँगा। ऐसा नहीं मीटर लिखूँगा फिर केजी, किलोग्राम लिखूँगा, नहीं, यूनिट किससे लिखेंगे? उसके सिंबल से, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे 4 पाई SR, SR मतलब स्टेरेडियन, ठीक है। उसका सिंबल से लिखे हम लोग। समझ में आया? तो फर्स्ट क्या रूल बोलता है कि उसका सिंबल से उसका यूनिट रिप्रेजेंट करो। सेकेंड, बहुत ईजी आप लोगों को याद हो जाएगा, फुल नेम ऑफ अ
यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर इवन इफ़ द नेम इज़ आफ्टर अ पर्सन। मतलब कि अगर फुल फॉर्म अगर कोई चीज़ का आप लोग साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो या कोई भी यूनिट को आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, सपोज करो न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, याद कर लो। हाँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे एक और चीज़ आएगी बताऊँगा आगे भी, बट फिर भी अभी याद कर लो। फोर्स एक चीज़ है, उसका यूनिट क्या होता है, जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं ना वो, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, इसका सिंबल है। ठीक है, फुल फॉर्म अगर पढ़ना चाहते हो तो ऐसा पढ़ो न्यूटन। ठीक है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन। सिंबल किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से, कैपिटल एन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर आप लोग को फुल फॉर्म लिखना हो, फुल फॉर्म मतलब लिखना हो, सपोज कर न्यूटन को फुल फॉर्म लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे 1 न्यूटन, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है ना वो स्मॉल से चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर में मत लिखना, अवॉइड करना जितना हो सके। 1 जूल, जूल भी एक है, आगे हम लोग देखेंगे, इतना टेंशन मत लो। ठीक है, अभी फ़िलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो 1 जूल, तो जूल कैसा आ गया स्मॉल लेटर। ठीक है, ऐसे ही कभी भी फुल फॉर्म किसी यूनिट का लिखेंगे तो स्मॉल लेटर, फर्स्ट लेटर जो रहेगा स्मॉल लेटर रहेगा। ठीक है, आगे का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो अभी थर्ड वाला, सिंबल फॉर यूनिट्स डो नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अगर सपोज करो मुझे 20 न्यूटन लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा 20 न्यूटन, एन लिखूँगा खाली। बट कोई कैसा लिखता पता है, लोग इंग्लिश ज़्यादा पढ़ लेते हैं इसलिए उनको बता रहा हूँ। 20 न्यूटन्स, एस क्यों लिखिए, क्योंकि 20 है, 1 से ज़्यादा है। अरे बाबा 20 न्यूटन लिखेंगे चलेगा, एन लिखना का, एस नहीं लिखने का। ये इंग्लिश नहीं सीख रहे हम, मैथ्स फिजिक्स सीख रहे हैं। मैथ्स और फिजिक्स एक ही होता है ज़्यादातर, आप लोग को बता दूँ। मैथ्स और फिजिक्स जो रहता है, जो जिन बच्चे को मैथ्स आता है उसको फिजिक्स भी आता है, जिसको फिजिक्स आता है उसको मैथ्स भी आता है, क्योंकि माइंड उस लोग का वैसे ही रहता है। ठीक है, जो मतलब सिमिलरिटी रहती है। ठीक है, तो 20 या 100 या 1200 कितना भी रहे, एन ही लिखने का, समझ में आया, एस नहीं लिखने का। यहाँ पे देखो नॉट 20 एन एस बिन एस नहीं लिखने का, ऐसा लिखने का 20 न्यूटन। ठीक है, प्लूरल फॉर्म समझ में आता होगा इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ा है, और सबको ही समझ में आया, वो तो सबको मालूम है। ठीक है, सिंबल फॉर यूनिट्स डो नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। मतलब कि 25 kg लिखा है तो 25 kg लिखो ऐसा। ठीक है, ऐसा मत लिखो 25 kg डॉट नहीं लिखने का, कोई भी यूनिट के बाद उसका डॉट नहीं लिखने का। समझ में, छोटी छोटी जो रूल है वो बता रहा है, हम लोग को तो मालूम ही होगा। 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन ही लिखो, एस क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, फुल स्टॉप जब ने मना किया तो क्यों लिख कर रहे हो फुल स्टॉप। ठीक है, तो जितना हो सके अवॉइड करो इसको। अब देखो 5th वाला, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 फॉर एग्जांपल द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हम फोर्स, ये जो भी मैं बताया, मोमेंटम, ये सब जो भी बताया ना वो सब हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी एग्जांपल के समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखो, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट अभी याद कर लो, मैं याद करा दूंगा बाद में, अभी याद कर लो। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर, इसका मतलब क्या होता है पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब एस क्या है नीचे है ना, तो ऊपर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी पावर का, मैं बताया था। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। ये एस को ऊपर लूँगा तो साइन चेंज हो गया ना, ये +2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। समझ में आया, बट ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बट नॉट मीटर पर सेकेंड ऐसा नहीं लिख सकते। ये एस को हम लोग स्क्वायर कर दो ना, बार ऐसा क्यों कर रहे हो, मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक है पढ़ने के लिए, बट यूनिट जब हम लोग करते हैं, जो रूल बना है यूनिट का, उसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, नहीं करने बोला है। ठीक है, ऐसा करने नहीं बोला, सेकंड को स्क्वायर कर दो, ऐसा लिख दो या तो ऐसा लिख दो, बट ऐसा मत लिखो। ठीक है, समझ में, बहुत छोटा छोटा रूल है। अब 6th रूल, use of combination of units and symbols for units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two example the unit joule per kg is correct while joule per kg। मतलब ये बता रहा है कि अच्छा आप लोग ये पढ़ लो, और इंग्लिश में लिखा है, बस समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जूल पर केजी केल्विन सपोज करो ये किसी की यूनिट है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए बस ये वो कर लो, जूल पर केजी किसी की यूनिट है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे जूल पर केजी केल्विन। ठीक है ये, बट आप लोग सोचेंगे जूल को मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ और बाकी सबको सिंबल में लिख देता हूँ।
तो गलत हुआ ना, इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट। आप लोग को ऐसा लिखना होगा, पूरा उससे लिखना रहेगा, सिंबल से लिखना पड़ेगा, जूल पर केजी केल्विन। ऐसा नहीं कि एक को फुल फॉर्म दूसरे को सिंबल से, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। समझा छठा पॉइंट रूल। अब सातवां, अब प्रीफिक्स सिंबल, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, 10⁻⁴, मतलब कि ये 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻², 3 × 10⁻³ जो भी है, 10 के जो पावर में जो रहता है ना, 10⁻0 भी होता है, ठीक है। तो 10 के जो पावर में होता है, जो 10 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीफिक्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स सिंबल इज़ यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। थस प्रीफिक्स सिंबल मतलब क्या बोल रहे हैं, जो प्रीफिक्स सिंबल है, मतलब 10⁻1 2 जो भी रहेगा, वो यूनिट से क्या रहेगा, बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट, यूनिट से क्या रहेगा, वो पहले लिखेंगे उसको। कैसे लिखेंगे उसको, पहला लिखेंगे। सपोज़ करो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, मुझे लिखना है 2 × 10⁻² kg, तो मैंने क्या लिखा, प्रीफिक्स को पहले लिखा, ये प्रीफिक्स है, और यूनिट का कब लिखा, बाद में। कोई क्या करेगा, 2 kg × 10⁻², गलत है ये, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखने का। ये प्रीफिक्स जो है इसको पहले लिखने का, इसको यूनिट को क्या लिखने का, बाद में, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो रूल हैं वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताया। थस प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू सिंबल फॉर द यूनिट विच कैन बी राइज टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ द। तो 10⁻² हो सकता है, 10⁻⁻² हो सकता है, जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव जब भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोग को याद कर लेते हैं हम लोग। 1 ms, ms का मतलब कैसे पढ़ेंगे, 1 मीटर सेकेंड, 1 मीटर सेकेंड, 1 सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, सॉरी 1 ms, ms का मतलब 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, s का मतलब सेकेंड, मिली, m का मतलब मिली, m का मतलब यहाँ पे मीटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड आ गए हैं ना यहाँ पे, तो टाइम ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 यूनिट थोड़ी आ सकती, एक ही यूनिट आ सकती ना, एस क्यों एक ही यूनिट आ सकती, देखो एस क्या है, सेकेंड, तो एम क्या हो गया, मिली, तो 1 मिली सेकेंड, ठीक है। 1 माइक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं, हाँ, ये जो म्यू है ना, इसको म्यू पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, ठीक है ना, ये म्यू, हाँ, यू बोलो या तो म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी मेरा आवाज़ से आप लोग याद कर लो, म्यू बोलते हैं इसको। और पढ़ते क्या है इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो, ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड। एन का मतलब 1 नैनो सेकेंड। तो मिली का जो रहता है ना, मिली का जो वैल्यू, मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3, ठीक है, मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3। माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6, बस 3 से 6 हुआ, और नैनो का मतलब है 10⁻⁹, मतलब कि 6 से 9 हुआ, ठीक है। तो याद करने की चीज़ है ये, नॉलेज के लिए, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, ठीक है। सेकेंड का तो एस, सेकेंड एस, 1 तो इधर यहाँ पे लिखा होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो क्या है वहाँ पे 1 ही, ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो पता चल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिली का होता है वो 10⁻3, माइक्रो का 10⁻6, नैनो का 10⁻⁹, 3 से बड़ा है, याद करने के लिए ईजिली होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो, यूज़ ऑफ डबल प्रीफिक्स इज़ अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज़ अवेलेबल, मतलब कि डबल प्रीफिक्स नहीं यूज़ कर सकते। सपोज करो देखो यहाँ पे 10⁻⁻6 सेकेंड है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -10⁻⁻6 क्या होता है, 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 माइक्रो सेकेंड, है ना। बट नॉट, हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 1 हो गया 10⁻3 है, तो 10⁻3 -3 कर दो, देखो यहाँ पे देखो, ये 10⁻6। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 10⁻3, 10⁻3, तो ये हो गया मिली, ये हो गया मिली, ये हो गया सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड था, यहाँ पे भी सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड, सॉरी यहाँ पे सेकेंड लिख दिया, समझ में आया। तो ऐसा दिमाग में चलाओ, 10⁻6 है ना, तो डायरेक्ट माइक्रो सेकेंड लिखो ना, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻6। अब तुम लोग इसको आधा आधा करेंगे, 10⁻6, 10⁻3, फिर इसको एम, ये सेकेंड, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 2 प्रीफिक्स एक साथ नहीं आ सकते, ये 2 प्रीफिक्स है ना, मिली सेकेंड, 2 प्रीफिक्स एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
1 MMS नॉट। अब यहाँ पे भी देखो 10⁻⁹ सेकेंड है ना, तो 10⁻⁹ का मतलब क्या होता है, नैनो, तो डायरेक्ट नैनो लिखो ना, 1 नैनो सेकेंड, ये राइट है। बट कुछ लोग क्या लिखेंगे, -9 है ना, तो एक काम करता हूँ, -3 का मतलब क्या होता है, मिली, फिर -6 और -3 -9 ही होता है, तो एक बार मिली लिख दो, एक बार माइक्रो लिख दो और सेकेंड लिख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का, ठीक है, ये गलत चीज़ है। डबल प्रीफिक्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये डबल प्रीफिक्स ना, ये एक और, ये मिली, ये भी मिली, तो डबल हो गया, डबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये मिली, ये माइक्रो, डबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, एक ही सिंगल यूज़ कर सकते, माइक्रो तो माइक्रो, नैनो तो नैनो, मिली तो मिली, ठीक है, समझा। आगे बहुत से मिली, माइक्रो, किलो, ऐसे सेंटीमीटर, ये सब बहुत आएंगे, तो मैं वो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए ये याद कर लो। अब 8वां जो लास्ट रूल है वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये वाला। स्पेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। एग्जाम्पल, मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटर्न एज मीटर सेकेंड -1 ऊपर, ठीक है, और मीटर डैश सेकेंड -1, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो मीटर और थोड़ा सा गैप दिया मैंने, स्पेस, जिसको स्पेस बोलेंगे, स्पेस दिया और एस फिर -1, या तो फिर आप लोग स्पेस नहीं दे रहे हो तो डैश दो, यहाँ पे डैश दे दो, ठीक है, तो ऐसा लिखो या तो ऐसे लिखो, बट नॉट एस, इसको चिपका के मत लिखो, MS को जो है ना चिपका के मत लिखो। क्यों नहीं चिपका के लिखो, क्योंकि हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे अभी, देखो यहाँ पे भी MS है, यहाँ पे भी देखो MS है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मिली सेकेंड, तो यहाँ पे भी तो MS है ना, तो इसको भी मिली सेकेंड पढ़ लेंगे, गलत चीज़ होएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, MS का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि -1 है ना, तो -1 मतलब नीचे जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड इसका मतलब होता। बट अभी आप लोग चिपका के लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा, मिली सेकेंड हो जाएगा, जो कि हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए इसको चिपका के नहीं, थोड़ा स्पेस देने का, 2 यूनिट के बीच में क्या देंगे, स्पेस देंगे। तो ये 8वां रूल है, जो लास्ट रूल है, ठीक है। तो होप आप लोग को ये रूल भी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लो, तो शायद समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ये जो मैं पढ़ाऊँगा अभी, जो ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, ये इस वीडियो का, नॉट चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोग जो भी देखे वो यूनिट देखे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जो लेंथ की यूनिट क्या होती है, याद कर लो, हाँ, अभी लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। ये सब चीज़ें जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था ना पीछे, वो याद कर लो। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, उसका सिंबल क्या आता है, M, ठीक है, M होता है, ठीक है, M होता है उसका सिंबल। तो मेजरमेंट, इसके अंदर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे टाइप है, तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस मतलब कि प्लैनेट और अर्थ का बहुत लार्ज डिस्टेंस है ना, उसको डिस्टेंस को कैसे नापेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो मेथड क्या है उसके लिए, पैरालैक्स मेथड, ठीक है, ये नाम है, मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड। देख लेते हैं उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले पैरालैक्स होता क्या है, देखो, लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ, जो मैंने बताया, ठीक है, कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, ये दोनों का जो प्लैनेट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विथ अ मीटर स्केल से हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो अ पैरालैक्स मेथड इज़ यूज फॉर इट, ठीक है, पैरालैक्स इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, समझ में आया। तो कोई पूछेगा पैरालैक्स मेथड का यूज़ क्यों करते, तो इसलिए यूज़ करते, क्योंकि मीटर स्केल से हम लोग डिस्टेंस नहीं नाप सकते प्लैनेट और अर्थ का बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। पैरालैक्स, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरालैक्स इज डिफाइंड एज द एपरेंट चेंज इन पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये देखो अभी यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को याद कर लो, और समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ। देखो सपोज करो यहाँ पे 2 आई है आपकी और ये हैंड है आपका, तो जब एक आई को आप बंद करेंगे तो आपको पोजीशन ये दिखेगा, दूसरे आई को बंद, अगर सपोज करो ये आई को बंद करेंगे तो ये आई से देखेंगे आप तो पोजीशन ये दिखेगा, तो आप लोग को डिफ्लेक्शन नज़र आएगा थोड़ा सा। सपोज करो अगर मैं कोई अपने हैंड को होल्ड करूँ
और एक लेफ़्ट आई को बंद करके राइट आई से देखूँ तो पोजीशन अलग रहेगा। राइट हैंड को आइज़ बंद करके लेफ़्ट हैंड से देखूँ तो पोजीशन अलग रहेगा। तो पोजीशन अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना दिया E1 E2, यहाँ पे P बना दिया। ये क्या है? एंगल। ये एंगल को क्या बोलते हैं? पैरेलक्स मेथड है ना, तो ये एंगल को बोलेंगे पैरेलक्स एंगल, ठीक है। तो OP जो रहेगा ना, जो डिस्टेंस OP, ये डिस्टेंस रहेगा E1 E2 डिवाइड बाय थीटा। समझ में आया? ये फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एज द डिस्टेंसेज ऑफ अ प्लानट फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज। प्लानट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो ये मेथड तो नहीं काम करेगा। वी कैन नॉट यूज़ 2 आइज मेथड एज डिस्कस हियर। जो हम लोग ने डिस्कस किया ना 2 आइज, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए। तो वी सेलेक्ट 2 डिस्टेंस पॉइंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे हम लोग 2 पॉइंट वो करेंगे। देखो यहाँ पे कंसिडर 2 पोजीशन A एंड B ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे हम लोग 2 पॉइंट लिए A और B, सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस B। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो B है। स्ट्रेट लाइन से हम लोग सेपरेट किए है दोनों को। ये देखो यहाँ पे ये है, सपोज़ कर लो ये है प्लानट, ये है अर्थ। तो अर्थ पे हम लोग 2 पॉइंट ले लिए, फिर उसके यहाँ से और इसके यहाँ से डिस्टेंस है D, और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो है B। और ये जो एंगल कुछ रहेगा, तो ये एंगल को क्या बोलते हैं? यहाँ पे अभी बताया था मैंने, यहाँ पे याद होगा तो क्या बोलते हैं एंगल को? पैरेलक्स मेथड है ना, तो पैरेलक्स एंगल। यहाँ पे भी एंगल है, तो ये भी क्या हो गया? पैरेलक्स एंगल। समझ में आया? द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा इज़ द पैरेलक्स एंगल। समझ में आया? तो ये सब ठहरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ज़्यादा इसका कोई इतना वो नहीं है कि क्या बोलूँ मैं, मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा मतलब पूछता नहीं है ये क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बट पढ़ लो, कभी पूछ लिया तो इसीलिए, ठीक है। ऐसा बोलना मत कि मैंने मना किया था तो उसने नहीं पढ़ा, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो एज अ प्लानट इज़ फार अवे, मतलब प्लानट तो बहुत दूर है अर्थ के, तो B/D क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल 1 हो जाएगा। ये करके देख लेना आप लोग। B/D क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब 1 से वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सपोज करो 0.5 0.6 0.2 0.9, ऐसा मतलब छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। एंड देयरफॉर थीटा इज, जब 1 से वो छोटा रहेगा तो थीटा भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। करके देख लेना एक बार, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल, ठीक है, समझा? वी कैन थर्स कंसिडर AB एज द आर्क ऑफ लेंथ B ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है? AB क्या था? पहले क्या था? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, बट अभी क्या बोल रहा है वो? आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल मतलब क्या? आर्क का मतलब क्या होता है? समझ में आता है? आर्क का मतलब होता है ये, समझ में आ रहा है? आर्क का मतलब ये होता है, सर्कल का आर्क होता है ना वैसा। तो पहले इसलिए वो स्ट्रेट लाइन बोल रहा था, क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन बोला तो यहाँ पे कुछ एंगल क्या हो रहा है? वेरी स्मॉल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उसने क्या कर दिया? आर्क ले लिया। आर्क ले लिया तो AB हो गया B, AS और BS क्या हो गया? D, एंड थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू AB डिवाइड बाय D, वेयर थीटा इज़ इन रेडियन। तो एंगल तो हम लोग रेडियन में देखते, वो तो हम लोग पढ़ चुके पहले ही, ठीक है, याद रहेगा। डिग्री में नहीं देखते, किस में देखते? रेडियन। क्यों? क्योंकि SI यूनिट ऑफ थीटा क्या है? कोई रेडियन। तो ये यहाँ तक लास्ट इस वीडियो में बस यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। तो जितना हो सके अपने रिलेटिव ब्रदर सिस्टर या भाई बहन या कोई भी बड़े अब्बू चाचा चाची खाला खालू जो भी है उनके बच्चे लोग, अगर आप लोग जिन आपकी नज़र में जो लोग 11th-12th में होंगे साइंस में, या 11th-12th हाँ साइंस में होंगे, तो उन लोग को बोल देना मेरा वीडियो और मेरा चैनल का लिंक शेयर कर देना, बोल देना सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि उन लोग को भी कुछ नोट्स मिल जाएगी एंड शायद मेरी बात उनको समझ में आया और मेरा मतलब पढ़ाने का मेथड उनको समझ में आया। तो होप आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज़ अपने दोस्तों लोग में, एंड बस कमेंट में बता देना मतलब आप लोगों को कौन सा टॉपिक नहीं समझा, या कुछ मैंने गलत कहा, या कुछ मेरी कुछ गलती या मेरी कुछ अच्छाई बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।